हेलो एवरीवन। फर्स्ट रिवीजन के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। ठीक, कौन कौन से मूल अधिकार थे? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको मूल अधिकार के सूची से हटाकर संविधान के भाग 12, मूल अधिकार भाग संविधान के भाग 3 में है, लेकिन इसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है उसको ध्यान देना है कि केवल नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो केवल हम भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है मूल अधिकार। वो कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 जो मूल अधिकार है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है और बाकी जो मूल अधिकार है वो सब भारतीयों और विदेशियों सबको प्राप्त है। विदेशियों में भी आप ध्यान में रखिएगा, जो हमारे शत्रु विदेशी हैं उनको वो मूल अधिकार नहीं प्राप्त है, बाकी विदेशियों को सारे मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन इनको छोड़कर ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। तो यहाँ ध्यान में रखिए 15, 16 एक साथ आ गया। ठीक है, 19 और 29, 30 एक साथ आ गया। तो ये 5 आप मूल अधिकार ध्यान में रखिएगा, केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, अब हम एक एक करके हर एक मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। पहला, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या हो गया? विधि के समक्ष समता मतलब क्या है कि राज्य जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जो भी कानून है सबके लिए एक समान कानून है। ठीक है, और ये जो लिया गया है विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। इसमें क्या उल्लेख किया गया कि राज्य जो है वो किसी नागरिक के प्रति केवल यहाँ ध्यान में रखिएगा, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 14 में हमने देखा कि विधि के समक्ष समता मतलब राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, और अनुच्छेद 15 में है कि राज्य जो है किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। इसमें क्या कहा गया है कि लोक नियोजन के अवसर में अवसर की समता। ठीक है, मतलब क्या है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन लोग को रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, तो इसको अपवाद के रूप में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत,
अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या है? छुआछूत का अंत। मतलब अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है कि अगर कोई भी छुआछूत करेगा, ठीक है, तो उसको दंडनीय अपराध इसको दिया जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत कर दिया गया है, बिल्कुल हर तरीके से। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है कि अस्पृश्यता शब्द न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा, इसको आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अस्पृश्यता को संविधान में उल्लेख किया गया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको कहीं भी संविधान में और न ही कोई अधिनियम में परिभाषित किया गया कि आखिर हम अस्पृश्यता कहते किसको है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। इसमें उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्राप्त प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, ये कौन सा मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जैसे कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद होते थे, महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान साहब, ये सब इस प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, मतलब इस तरीके की उपाधि नहीं दिए जाएंगे। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ये भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही ये भी कहा गया है कि जो भी भारत के नागरिक है वो किसी अन्य देश, दूसरे देश से अपने जो भारत के राष्ट्रपति है उनकी आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा ही प्रदान किया जाता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये हमने देख लिया समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में हमने एक एक अनुच्छेद के बारे में जाना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, और वो कौन कौन से हैं 6 अधिकार, उसको हम जानेंगे। फर्स्ट है अनुच्छेद 19 का ए। अनुच्छेद 19 का ए में क्या कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाई आप अपना अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं, बोलने का अधिकार है आपको। अनुच्छेद 19 का बी में क्या कहा गया है कि शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की भी स्वतंत्रता है। आपको कोई मना नहीं कर सकता है, आप शांति पूर्वक होकर आप सभा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि आपको हथियार नहीं लेना है, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का सी, इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 19 का डी, इसमें देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अगर आप ट्रेवल करने का आपका हॉबी है, घूमने का हॉबी है, तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 का डी। तो आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो किसी भी तरीके का डरना नहीं है, आपको ये सोचना है कि चलो ये तो मेरा मूल अधिकार है, हम देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 का ई। इसमें क्या कहा गया है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दिया गया है। आप कहीं भी निवास करना चाहते हैं, कहीं भी बसना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 19 का ई के तहत आप कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको लग रहा होगा कि हम दूसरी जगह जाकर निवास करेंगे, तो वहां आपको ध्यान में रखना है कि ये तो मेरा मूल अधिकार है 19 का ई के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 का जी, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अगर आप कोई अपना व्यापार, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना जीविका चलाना चाहते हैं उसके माध्यम से, उसकी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के जी के तहत। ठीक, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, इसको भी ध्यान में रखना। जैसे कि हमने देखा कि जो मूल अधिकार है उसमें भी 7 अनुच्छेद थे, लेकिन 300 क के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और 300 क के तहत उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसी तरीके से अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, उन
कौन सा था वो था अनुच्छेद 19 का EF, ठीक है। और ये संपत्ति का अधिकार था। और इसके बारे में अभी हमने देखा कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है और 300 का के तहत इसको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, ध्यान में रखना है। कोई भी व्यक्ति है, एक अपराध किया है तो उसको एक बार, ऐसा नहीं कि एक अपराध किया, एक बार सजा मिल गई, फिर दोबारा भी उसी अपराध के लिए सजा मिल रही है, तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध जब कर लिया तो उसको एक बार ही सजा मिलेगी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनाने वाले कानून के तहत। अगर किसी ने अपराध किया गया है उस टाइम उस अपराध के लिए जो सजा निर्धारित किया गया है उसी के तहत सजा मिले। ऐसा होता है ना कि बाद में संशोधन करके हम उसके तहत और भी कुछ ऐड करते हैं या वहां से हटाते हैं, तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अपराध करते समय कानून का जो भी उसका सजा मेंशन किया गया है वही सजा मिलेगी। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये सब किसमें है? अनुच्छेद 20 के तहत ये सब प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मतलब क्या है? मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत ही सरकार का दायित्व है कि नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, ठीक है। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके तहत कि नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए जाएंगे, इसी के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। कब? अक्टूबर 2010 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके तहत और भी इसके पीठ है, जैसे भोपाल में भी है, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है क्या? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ये देश के में जो भी पर्यावरण है उसके मामला के तहत मामलों के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का। इसके तहत क्या कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। यह व्यवस्था जो है 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत की गई है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के, ध्यान में रखना है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये व्यवस्था 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अंतर्गत की गई है। तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 21 के तहत क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके अंतर्गत आपको अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीने का अधिकार है, जैसे कि आप अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। इसके तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर हिरासत में लेने पर किस तरीके का, जैसे फर्स्ट है दंड विषयक, फर्स्ट हिरासत में लिया जाएगा तब तो आपको दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है निवारक हिरासत, इसमें दंड नहीं दिया जाता है। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। तो हिरासत में फर्स्ट के अंतर्गत जो दंड विषयक है, इसके तहत दंड दिया जाता है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है, ठीक है। निवारक में क्या कहा गया है कि बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए,
उद्देश्य क्या है इसका कि किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी जैसी केवल शक के आधार पर एहतियात होती है। मतलब कि जैसे दंड विषयक में कोई अपराध किया तो उसको अपराध स्वीकार कर लिया गया है, उसको न्यायालय में ले जाया गया और वो दोषी भी ठहराया जा चुका है, लेकिन निवारक के अंतर्गत केवल शक के आधार पर इसको चेतावनी दी जाती है कि आप भविष्य में ऐसा कोई अपराध ना कीजिए। दंड विषय के अंतर्गत क्या है कि उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, इसको क्या क्या अधिकार है, जिसको हिरासत में लिया गया है, जो दंड विषयक है, जिसने अपराध जिसका अपराध न्यायालय में क्या हो गया है, साबित हो गया है, वो दोषी ठहराया जा चुका है जिसे, उसको भी अधिकार दिया गया है। क्या क्या अधिकार है उसे अधिकार है कि हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, उसको बताना होगा कि उसको हिरासत में आखिर क्यों लिया गया है। ठीक है, अगर कोई किसी को हिरासत में लिया जाता है तो ऐसा नहीं कि बिना कारण के हिरासत में ले लिया, उसको बताना होगा कि क्यों हिरासत में लिया गया है, क्या आपकी क्या गलती थी, क्या आपने अपराध किया जिसकी वजह से हिरासत में लिया गया है। सेकेंड है कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकार के समक्ष पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसको अधिकार है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई किसी से भी, उसका ये अधिकार उसको दिया गया है कि अपने पसंद के वकील से वो सलाह ले सकता है। ठीक है, निवारक में, जो निवारक के तहत जिसको हिरासत में लिया गया है उसको क्या अधिकार है, जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब क्या होता है कि व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। 3 माह ही इसको हिरासत में लिया जाता है। उसको एक तरीके से समझाया जाता है कि आप आगे चलकर इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। ठीक है, यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। एक तरीके से उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप आगे चलकर इस तरीके से नहीं कीजिएगा। अगर कोई उतने दिन तक सुधरा नहीं, मतलब सुधारा जाता है, अगर वो सुधरा नहीं तो उसको 3 महीने से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। निरोध का आधार व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। बताना होगा व्यक्ति को कि आपको क्या निरोध किया जा रहा है, क्या सुधार किया जा रहा है आपके अंदर। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन बताना जाना चाहिए। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। ठीक है, यहाँ देखिए नोट है कि विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ये जो अभी हमने देखा कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है साधारण कानून के तहत, मतलब जिसे दोषी ठहराया जा चुका है, और उसको ये जो अधिकार दिए गए हैं वो विदेशी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं दिया गया है, और ना ही जिसको हिरासत में लिया गया है उसको भी ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। निवारक अधिकार में जो निवारक निरोध में क्या है, इसमें है कि ये नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए ये उपलब्ध है। तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जैसे कि मानव के दुर्व्यवहार, मानव के दुर्व्यवहार मतलब पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री पर रोक लगाया गया है। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यवहार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, उस पे रोक लगाया गया है। देवदासी और दास सब पे रोक लगाया गया है। बलात् श्रम मतलब क्या है, बलात् श्रम मतलब कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। अगर किसी व्यक्ति को काम करने का मन नहीं है और आप जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हो तो उसका प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही ये भी कहा गया है कि बिना पारिश्रमिक के काम कराना, मतलब कि ऐसा होता है ना कि काम कर लो लेकिन हम पैसे नहीं देंगे। अगर काम के बदले पैसे मिलते हैं, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां जॉब करने का हमें पैसे मिलते हैं, और लेकिन कहीं कहीं अगर आपको साथ ऐसा हो रहा है कि जॉब तो कर रहे हैं आप लेकिन वहां पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ये बालात श्रम हुआ। ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो
तो ये आपको अधिकार ये भी समझना होगा कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें क्या क्या अधिकार दिया गया है संविधान के तहत। आप इसके लिए कानून में जा सकते हैं। ये जो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध है, यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि केवल राज्य अगर आपके साथ इस तरीके के व्यवहार करे तो आप जा सकते हैं न्यायालय में, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भी इस तरीके का व्यवहार कर रहा है आपके साथ, तभी आप न्यायालय में जा सकते हैं। आप इसके लिए कानून का सहारा ले सकते हैं। यहाँ नोट कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसका अपवाद दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर ऐसा जरूरत है तो अगर राष्ट्र सेवा करना है तो वहां पे आपको बाध्य किया जाएगा। जैसा कि यहाँ हमने देखा कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य नहीं लेना है, बिना पारिश्रमिक का काम नहीं कराना है, लेकिन अगर राज्य जरूरत पड़ा राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करने का तो वहां आपको बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। यहाँ नोट है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना ये किस अनुच्छेद में, मतलब ये सिख धर्म का मानने का अंग समझा जाएगा, ये इसका उल्लेख किस संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है कि हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना है आपको कि हिंदू धर्म में ही सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सम्मिलित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। इसके अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किया गया है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 27। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 27 में बोला गया है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। कैसे कर, उसको हम देखते हैं कि जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है, उसके लिए कर आपको नहीं देने के लिए बाध्य किया जाएगा। यहाँ नोट है, कुछ अपवाद है। क्या है वो, यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। आप शुल्क दे सकते हैं। शुल्क और कर में डिफरेंस है। शुल्क लगाने का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि धार्मिक संस्थाओं पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना। ठीक है, और शुल्क के लिए ये भी है कि तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराया जा सके, उसके लिए तीर्थयात्री से शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन आपको कर नहीं देना है, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। इसके अंतर्गत है कि राज्य जो है वो विधि से पूर्णतः किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन संस्थानों में लागू नहीं होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो, उसके लिए ये लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर
उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्तमान में 6 समुदाय, कोई किसको अल्पसंख्यक बोला गया है कि वर्तमान में 6 समुदाय है जिसको अल्पसंख्यक बोला गया है। कौन कौन से है वो? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। इनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30। इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट नोट है कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। हमने देखा था ना अनुच्छेद 17 में कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है, लेकिन अस्पृश्यता शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि हम अस्पृश्यता किसको कहते हैं। उसी तरीके से अल्पसंख्यक शब्द को भी संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि हम किसको अल्पसंख्यक कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, और वो कौन कौन से हैं? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। तो ये उच्चतम न्यायालय में अगर हम जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में हम जा रहे हैं तो रीट के लिए रीट हम जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन ये अधिकार हम उच्च न्यायालय के तहत भी हम जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को भी, हाई कोर्ट में भी हम रीट जारी कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंतर्गत हम रीट जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के तहत, ठीक है, के द्वारा हम रीट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक एक करके हम रीट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब क्या है? ये एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है, मतलब को प्रस्तुत किया जाए। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलिए इसको हम अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, ठीक है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। उस व्यक्ति के संबंध में हम न्यायालय में आदेश जारी कर सकते हैं जिसे दूसरे द्वारा, किसी दूसरे ने उसको हिरासत में रखा है, इसके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। मतलब क्या है कि न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। अगर किसी को हिरासत में लिया गया है, ठीक है, और इसका जांच कौन करता है? न्यायालय। तो वहां अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और वो उसका जो मामला है वो अवैध है, मतलब वो व्यक्ति निर्दोष है, तो उसको हम स्वतंत्र कर सकते हैं। यह जो है ये किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। तो अगर किसी को जबरन हिरासत में रखा जा रहा है तो उसके लिए हम बंदी प्रत्यक्षीकरण हम जारी कर सकते हैं, रीट, ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट सार्वजनिक, प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, तो यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है यह एक नियंत्रण है। किसके ऊपर नियंत्रण है? इसके तहत हम कहेंगे कि जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ये एक नियंत्रण है किसके ऊपर? सार्वजनिक अधिकारियों के ऊपर, और ये न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। मतलब क्या है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, ठीक है, तो इसके आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है।
परमादेश के तहत। ठीक, नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जारी नहीं किया जा सकता है। किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है? तो यह निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है, उनके विरुद्ध भी हम परमादेश जारी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी अधिकारियों के विरुद्ध हम ये रीट जारी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रतिषेध लेख। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यह आदेश दिया जाता है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। होता है ना कि कभी कभी वो कोई मामला ऐसा आया जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा ये जारी किया जाता है कि इसको अधीनस्थ न्यायालयों को कि इस मामले पे आप कोई भी कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नोट है कि यह सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। मतलब क्या है? यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। मतलब कि उत्प्रेषण के तहत ये उच्च न्यायालय के द्वारा बोला जाता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को कि उनके पास जो भी पेंडिंग काम है, पेंडिंग मुकदमा है, उसका न्याय निर्णयन के लिए आप उसे वरिष्ठ न्यायालय को आप भेजिए। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा लेख। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। मतलब क्या है? मतलब है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, ठीक है, तब क्या होता है? तब न्यायालय उसको बोल सकता है कि उस व्यक्ति से पूछता है न्यायालय कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। मतलब होता है ना कि कोई भी पदाधिकारी है जो कि वैसा काम कर रहा है जो कि उसके वैधानिक रूप से अधिकार में नहीं है, तब न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस आधार से ये काम कर रहे हैं। आपके वैधानिक अधिकार तो है नहीं ये काम करना, तो आप किस आधार से कह रहे हैं, ठीक है। और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। ऐसा नहीं है कि केवल पीड़ित व्यक्ति है उसी के द्वारा जारी किया जाएगा अधिकार परीक्षा, इसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो ये मूल अधिकार था, जो भी जहां से भी क्वेश्चन आते हैं हमने अच्छे से डिस्कस किया। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इसे हर एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।